नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, जब समय बुरा चलता है ना इंसान के लिए, तो ऐसी जगह पर पहुंचा देता है जहां पर आपको अब ऐसी चीज़ होनी है, आप उससे बच नहीं सकते। वो जो होना है हो करके रहता। और समय जब आपका अच्छा चलता है ना, तब भी आप उस जगह पर, उस तारीख को, उस समय में आप पहुंच जाते हैं जहां पर आपके लिए कुछ अच्छा होना होता है। तो दोस्तों, समय से आगे कुछ भी नहीं है। समय को कोई समझ नहीं सकता, ना उसको आगे चल सकता है। या आज की कहानी जो मैं बता रहा हूं ना, कुछ ऐसे ही हुआ था पवन ट्रक ड्राइवर के साथ में। पवन ट्रक ड्राइवर 26 साल के थे, गरीब घर से थे और ट्रक भी अपना नहीं था, ड्राइवर थे। बहुत कम सैलरी थी, लेकिन क्या करें, अब तो उनका काम था, ये काम कर रहे थे और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, कोई दूसरा नौकरी कर नहीं सकते थे। अब तो ड्राइवरी करते थे और वही कर रहे थे, जैसे तैसे उनका घर बार चल रहा था। लेकिन उम्मीद लगाए हुए थे, उनमें मन में ऐसा कुछ था कि मेरा समय जो है ना, हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला। उनको लगता था, जैसे आभास होता था कि मेरा टाइम कभी ना कभी तो बदलेगा, लेकिन कब बदलेगा अब ये अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन अपना वो कर्म करते थे, अपना जो कर्म था ट्रक ड्राइवरी का, अब बेखौफ करते थे। उसी से उनकी रोजी रोटी जो थी परिवार की, उनकी चलती थी। ऐसे मालिक का ट्रक चलाते थे जो बहुत ही कंजूस था। ट्रक बहुत बुरी हालत में था। जब पवन कहते कि इसका सर्विस कराइए, देखिए ट्रक बार बार रुक रहा है, तब मालिक कुछ न कुछ करा देता था, टाल मटोल करके, लेकिन मोटा पैसा कभी लगाता नहीं था। अब जो पवन का ट्रक था ना, दयनीय हालत में पहुंच चुका था और पवन अपने मालिक से बोल बोल कर थक चुके थे। कहता था कि हाँ, इस बार का चक्कर लगा लो, जब लौट के आओगे ना तो मैं पक्का एक काम कराऊंगा। अब पवन जानते थे कि रास्ते में कितनी परेशानियां होती है, ऐसी ऐसी जगह पर ट्रक उनका खराब हो जाता है, अतः वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तब जाकर के मालिक को खबर करना पड़ता था। मालिक एक आध दिन 2 दिन लगाता था मिस्त्री को भेजने में, और तब तक सड़क पर, अब ऐसी ऐसी जगह पर पवन को रुकना पड़ता था जो आम इंसान कभी उस जगह पर रुक ना पाए। समझते थे पवन, लेकिन अब उनके हाथ में नहीं था, अपने मालिक से बोल ही सकते थे। लेकिन मन ही मन अब ठान लिए थे कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी कोई और ट्रक पर, तो मैं इस मालिक का काम छोड़ दूंगा। अब बहुत हो चुका है। लेकिन समय उनको एक ऐसी जगह पर लेकर जा रहा था जहां पर उनका भाग्य बदलने वाला था। अब पवन को कुछ भी मालूम नहीं था। जैसे रोज ट्रक चलाया करते थे, आज भी अपना ट्रक चला रहे थे। उत्तराखंड के रहने वाले पवन, आज साल था 2006 और निश्चित होकर के अपना ट्रक चलाते जा रहे थे। दिन का टाइम था, पहाड़ी क्षेत्र था और अचानक एक जगह पर, जैसा उनको अंदाजा था कि कभी न कभी ऐसा होगा, अब वही हुआ। ट्रक का इंजन जवाब दे चुका था। अब रुकना पड़ा पवन को। ऐसी जगह पर वो रुके थे कि आसपास में कोई बस्ती या कुछ घर या कोई दुकान वगैरह कोई दिखाई नहीं दे रही थी। सुनसान इलाका था, लेकिन दिन का टाइम था। अब कोशिश करने लगे, जितना जानते थे ट्रक को सुधारने के बारे में, लेकिन अब वो सफल नहीं हो पा रहे थे इस काम में। और तब उनको लगा कि ना, अब तो मालिक को खबर करना ही पड़ेगा। ट्रक को छोड़ करके अब फिर दूसरे ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर के अब पास के जो नज़दीकी शहर होता है वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से टेलीफोन करते हैं अपने मालिक के ऑफिस में। मालिक से बातचीत होती है, पूरा बताते हैं कि देखो ऐसे ऐसे हो गया है, मैं आपको बताता था ना। तब मालिक कहता है ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अब तुम थोड़ा इंतज़ार करो, 2 दिन तो लग जाएगा, हो सकता है 3 दिन में लगे। अब मैकेनिक पहुंचेगा, मैं पूरा सामान लेके भेजूंगा और सारा ट्रक को वहीं रिपेयर कर देगा, तुम चिंता मत करो। तब पवन कहते हैं कि मालिक, मेरे पास में खाने पीने के पैसे भी नहीं हैं। तब मालिक कहता है कि देखो, अब तुम्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा, अब ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं तुम्हारे पास में पैसा डाल दूँ। पिछला पैसे क्या किए? मालिक उनसे पिछला हिसाब अब मांग रहा था। अरे तुम्हारे पास तो इतने पैसे थे। तब पवन को याद दिलाते हैं कि मालिक, आपने ही तो बोला था कि डीजल का खर्चा इसी में चलाना
और भी जो खर्चे होते हैं वो भी इसी में चलाना। तो ले दे के मेरे पास में तो अब पैसे बचे ही नहीं हैं। तब मालिक की बोलती बंद हो जाती है। अब फिर कहता है कि देखो पवन, अब देख लो जैसे तैसे कोई ट्रक वाला हो, आपका जान पहचान हो तो उससे ले लेना, हम दे देंगे। लेकिन 3 दिन के बाद अब मान के चलना कि मैकेनिक पहुंचेगा। अब पवन समझ गए थे कि 3 दिन 3 रात तो अब इसी जगह पर बितानी पड़ेगी। दिन का टाइम था, आसपास के एरिए में घूमने लगे। पैसा कौड़ी कुछ था उनके पास में, और इतना नहीं था कि 2-3 दिन का काम चला सके। एक रात का तो काम चल सकता था। और ये उम्मीद था कि जहां माल उतारेंगे और वहां से भाड़ा तो मिलेगा और बाकी रास्ता खर्चा अपना उसी में निकाल लेंगे। लेकिन अब गाड़ी तो खराब हो चुकी थी, उस जगह पर पहुंचे भी नहीं थे, ना माल उतरा था, तो पैसा तो अब कैसे मिल सकता था। पवन का दिमाग खराब हो चुका था। अब सोचने लगे क्या करें, लेकिन भाग्य के भरोसे छोड़ दिया अपने आप को कि जो करेंगे भगवान अच्छा ही करेंगे। कुछ पैसा था तो पास के अब बस्ती में जाते हैं। अब एक दिन के लिए खाना पीना सारे इंतजाम करके अब फिर वो लौट आते हैं। चलो आज का तो काम हो गया। रात होती है, खाना पीना तो खा लिए होते हैं, अपना ट्रक में सोते हैं। जब रात का 11 बजता है ना, तब देखते हैं कि जब उनकी आंख खुलती है, सोते हुए उठते हैं, तो देखते हैं सामने की सड़क पर उनका जहां ट्रक खड़ा है, कुछ ही दूरी पर अब एक रोशनी सी दिखाई दे रही है, जैसे कोई लालटेन जला रखा और कुछ टोकरी में रखा हुआ, जैसे कोई रात को कोई सामान बेच रहा हो रोड के किनारे। थोड़ा आश्चर्य जरूर लगा पवन को कि भाई रात को टाइम करीब 11 बज रहा है, आधी रात में यहाँ कौन सा दुकानदारी करने आया है। दिन में तो मैं अब ऐसा कुछ देखा नहीं। मैं तो खुद गया था पास की बस्ती में, पास के शहर में, वहाँ से मैं खाने पीने के लाया। ये कौन हो सकता है और क्या बेच रहा है। अब उठ गए पवन, ट्रक से उतरते हैं। अब फिर अब जहाँ रोशनी होती है वहाँ चले जाते हैं। तब वहाँ जाके देखते हैं तो आश्चर्य में देखते रह जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा इंसान है, 60-70 साल के बीच का होगा। सफ़ेद सर के बाल, दाढ़ी भी बढ़ी हुई, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, एक टोकरी में अब अंडे लेके बैठा हुआ है, उबले हुए अंडे। जब पवन वहाँ जाते हैं तो बूढ़ा अब जैसे पूछने लगता है कि हाँ बेटा, अंडा खाओगे, आओ आओ। पवन मना कर देते हैं कि नहीं बाबा, मैं अंडा नहीं खा सकता, मेरे पास में पैसे नहीं हैं। अपनी कहानी बताते हैं कि मैं खुद फंसा हुआ हूँ, कब तक मेरी मदद मिलेगा कुछ मालूम नहीं है, तो मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं, जो भी था मैं आज खर्च कर चुका हूँ। अब तो कल के लिए मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं कैसे अपना भोजन करूँ। बूढ़ा बड़ा उदास हो जाता है पवन की बात सुन करके। अब फिर कहते हैं अरे चिंता मत करो, कितने अंडे खाओगे तुम खाओ, मैं बाद में देख लूँगा, फिर हम कभी मिलेंगे तो पैसा दे देना। तब पवन कहने लगे बाबा एक चीज़ बताओ, दिन में आप दिखाई नहीं पड़े, रात को शाम को दिखाई नहीं पड़े, रात को 11 बजे आप यहाँ पर अंडा बेच रहे हो, तो ये अंडा खाता कौन है। तब वो बूढ़ा कहने लगा कि आप जैसे ट्रक ड्राइवर अब हमारी रोशनी देख करके रोकते हैं और फिर अंडे खाते हैं, कुछ अंडे पैक करा के भी ले जाते हैं, आप जैसे लोग। तब पवन को समझ में आ गया कि सही है, बिजनेस का एक नया टेक्निक है। रात को अब ऐसे ट्रक वाले तो गुजरते ही रहते हैं, उनको भी खाने पीने का शौक होता ही है। उबले अंडे मिल रहे हैं तो जिसको खाना है अपना ट्रक रोक करके खाता ही है। चलो अच्छा है। अब पवन उनके साथ में बात करने लगते हैं। बूढ़ा भी उनसे अब एक तरह से मेल मिलाप हो चुका है। कुछ अंडे पवन जरूर खाते हैं। कहते हैं कि बाबा अगर मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो ये तो कर्ज रहेगा ना। तब बूढ़ा हाँ से कहता है कि हो सकता है बेटा अब हमारा ही कोई पिछले जन्म का कर्ज हो, तुम्हें चुकाना हो, चलो इसी बहाने कम से कम हम चुका तो देंगे, बात बराबर हो जाएगी। कुछ हंसी मजाक भी, कुछ ऐसा भी बात चल रहा था। तब अपनी पवन दुख भरी कहानी बताने लगे। जब बूढ़ा पूछने लगा कि बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, कैसे तुम्हारी ज़िंदगी चल रही है, ट्रक अपना है या ड्राइवर हो, पवन सब कुछ बताने लगे, कोई बात नहीं छिपाए। अब समय तो पास करना था और बूढ़ा कहता था कि मैं 12-12:30 बजे तक बैठता हूँ और इसके बाद मैं अपने घर चला जाता हूँ, तब तक मेरे अंडे सारे बिक जाते हैं।
अब वास्तव में ऐसा ही हो रहा था। ट्रक वाले नहीं, कई कार वाले भी रुकते थे वहां पर, अंडा पैक कराते थे और अपने कार में लेके चले जाते थे। पवन के सामने ही बहुत सारा अंडा बेच चुका था। और तब ये टेक्निक समझ करके पवन खुद हैरान थे कि बाबा को ये ऐसा आइडिया कैसे आया कि रात के जाते हैं सुनसान जगह पर जहाँ कोई ना हो, वहाँ अपनी दुकान लगाते हैं और 2-3 घंटे में सारा अपना टोकरी का अंडा बेच बाच करके और अपना घर चले जाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है। बड़ा इम्प्रेस हुए पवन। अब बातचीत होने लगी। अपनी सारी कहानी बताने के बाद पवन चुपचाप हो गए थे। बूढ़ा उनको देख रहा था, घूर रहा था नीचे से ऊपर तक। पूछने लगा कि बेटा तुम्हारी उम्र कितनी है? पवन बताते हैं मेरी उम्र लगभग 26 साल की है। पूछते हैं शादी हुआ है कि नहीं हुआ है? पवन अपनी दुख भरी कहानी बता करके और फिर कहते हैं कि अब जो आप ही बताओ बाबा जी, मेरी अब शादी कौन कर सकता है? हम लोग तो गरीबी में जी रहे हैं, अपना परिवार के पेट बड़ा मुश्किल से अब भरते हैं, तो अपनी लड़की कौन दे सकता है? वाकई जो पवन के साथ में घट रहा था वो सब कुछ बता रहे थे। तब बूढ़ा कहने लगा कि बेटा एक बात बताऊं? पवन पूछने लगी कि हाँ बाबा, अब बोलिए ना, आपके साथ में जब तक आप हो मैं आपके साथ बैठा हूँ, अच्छा भी लग रहा है, नहीं तो मैं अकेले ट्रक में बैठे बैठे बोर हो गया था। तब बूढ़ा कहने लगा कि बेटे अब मैं जो बात बता रहा हूँ ना, दिमाग में सोचना, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो हाँ बोलना और नहीं तो कोई बात ही नहीं है, दिमाग से निकाल देना इस बात को। पवन कहने लगे हाँ हाँ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। और तब बूढ़ा कहता है कि देखो मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो आपको गरीबी से निकाल सकता है, लेकिन थोड़ा काम जो है ना उसका थोड़ा खतरनाक है। अब पवन हैरान होकर के अब सुनते हैं बात को। अब जिज्ञासा होती है कि आखिर ऐसा कौन सा काम है। पूछते हैं उस बूढ़े से कि बाबा ऐसा कौन सा काम है जो खतरनाक है, बदले में अच्छा पैसा अगर मिल रहा है, तो ऐसा कौन सा काम है मुझे बताइए। जिज्ञासा भरा हुआ था पवन के दिमाग में। और तब बाबा कहने लगे कि बेटा अब जल्दीबाजी मत दिखाओ, पूरी बात सुनो, अगर दिमाग में समझ में आता है तो हाँ बोलना, नहीं तो भूल जाओ इस बात को। मैं तुम्हारी गरीबी पर तरस खाया था और तब मुझे दिमाग में आया कि तुम्हारी मदद करना चाहिए। और तब जो बूढ़ा था पूरी बात बताने लगा। जब पूरी बात समझ में आ गया पवन को, तो वाकई जिज्ञासा से अब बूढ़े को देख रहे थे, ये कैसे हो सकता है, आज के टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है। उनको लगा कि बूढ़ा बाबा मजाक कर रहा है, समय पास कर रहा है। अब तो कुछ ही अंडे रह गए थे, अब कोई गाड़ी रुकेगी तो इनके अंडे साफ हो जाएंगे, शायद ये टाइम पास कर रहे हैं क्या मेरे साथ में। पवन उनसे कहते हैं बाबा आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ में। तब बूढ़ा कहता है कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ क्यों मजाक करूंगा, मैं जो कुछ बताया हूं अगर तुम करते हो तो तुम्हारी जीवन बदल सकता है, लेकिन इसमें खतरा भी है और तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, और इसमें मेरा भी फायदा है। पवन आश्चर्य से देखने लगे बूढ़े को कि बाबा इसमें आपका क्या फायदा है। और तब बूढ़ा बताने लगा कि देखो बेटा, जिस इंसान से मैं आपको मिलवाऊंगा और वो इंसान काम के बदले जब आप उसका काम पूरा करोगे तो मुझे भी कुछ पैसा इनाम के तौर पर देता है, तो है ना फायदे का सौदा मेरे लिए। लेकिन आप ये कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये आप पर निर्भर करता है। बूढ़ा अब चुप हो गया था, अंडा कुछ ही रह गए थे। अब सड़क के किनारे इधर उधर देख रहा था कि कोई गाड़ी रुके और उसका अंडा बिके और फिर अपना वो घर चला जाए। पवन सोच में डूबे हुए थे कि क्या ये जो कह रहा बूढ़ा वास्तव में होता भी है या मेरे साथ मजाक कर रहा है। अभी भी लग रहा था कि बूढ़ा समय पास कर रहा है, मजाक ही कर रहा है। फिर बूढ़ा से टोकते हैं कि बाबा सही सही बताओ, जो आपने ये बात बोला है वाकई में होता भी है। तब बूढ़ा कहने लगा अगर होता नहीं तो मैं आपको बताता क्यों बेटा। अब सोच लो, फैसला जल्दीबाजी में मत करना, अभी मेरे पास वक्त है, कुछ देर आपके पास में हूँ, तब तक आप सोच लो, और लगता है कि हाँ आप ये काम कर सकते हो तो मुझे बता दो, फिर मैं अब इस बात को आगे बढ़ा दूंगा।
और जिसको मिलना होगा वो आपसे आकर के खुद मिलेगा। पवन के शरीर में सनसनी फैल गई थी। ऐसी बातें थी। बूढ़ा जो बताया था ना कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तंत्र मंत्र करता है और वो अप्सराओं को, परियों को बुलाता रहता है, और भी उसके पास में और भी शक्तियाँ की जानकारी रखता है, और वो ऐसे नौजवान को ये काम देता है जो बगैर शादीशुदा हो, कुंवारा हो और देखने में भी अच्छा हो, स्वस्थ हो, तब ये काम वो कर सकता है। लेकिन इसमें बड़ी एक नुकसान भी था, खतरा भी था। अगर ये काम वो पूरा नहीं कर पाता है ना, तो उसके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। अब ये आगे क्या बुरा होगा ना तो बाबा ने बताया था और ना पवन ने पूछ पाया था। वो तो पहले ही समझ गए थे कि जब इतना रिस्की काम है, इतना पैसा हमें मिलने वाला है, लाखों रुपए, तो ये तो बड़ा ही विकट वाला काम होगा। पवन तो सब समझ रहे थे, लेकिन अभी भी लग रहा था कि नहीं, एक बार और बाबा से पूछना चाहिए। इस बार जब पवन पूछते हैं तो बाबा नाराज हो जाते हैं, कहते हैं बेटा तेरे बस का काम नहीं है, तू कर नहीं पाएगा। तब पवन कहते कि नहीं बाबा, मुझे करना है, तभी तो मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि कहीं ये मजाक तो नहीं है, आप मेरे साथ में कोई गेम तो नहीं खेल रहे हो। तब बूढ़ा हंसने लगा, कहने लगा बेटा तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर के मेरा बचपन याद आ गया था। मैं भी ऐसे ही था तुम्हारी तरह, लेकिन उस टाइम में ऐसे इंसान से मेरा वास्ता नहीं था। खैर छोड़ो, शायद ये तुम काम नहीं कर पाओगे। अब पवन कहने लगे नहीं बाबा, काम तो मुझे करना है, अब मेरी तरफ से हाँ है। बूढ़ा अब आश्चर्य से देखने लगा कि वास्तव में लड़का इस काम के योग्य है कि नहीं है, परखने लगा। फिर कहने लगा कि बेटा तुम 2 बार सोच लो, अभी हूं ना मैं यहाँ पर, अभी अंडे मेरे बाकी हैं और इसके बाद मैं चला जाऊंगा। अभी तुम्हारे पास समय है, सोच लो, विचार लो, थोड़ा इधर उधर घूम लो और तब मेरे पास में आना। पवन ऐसे ही करते हैं और उनको लगता है कि ये मैं काम कर लूँगा ना, ये हो सकता है कि मेरी ज़िंदगी भी जा सकती है। अगर ज़िंदगी बच गई तो मुझे और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। इतना पैसा मुझे मिल जाएगा कि मैं अपने घर पर जा कर के एक छोटा मोटा बिजनेस कर सकता हूँ और उसी से मेरी दाल रोटी चलती रहेगी। मन में सब कुछ प्लान कर लिए थे और फिर बाबा के पास पहुँचते हैं। बाबा से बोलते हैं कि मैं सोच विचार लिया हूँ, अब मैं उस खतरे को भांप भी लिया हूँ। हाँ, इसमें खतरा जरूर है, लेकिन इसमें फायदा भी तो है। अगर मेरे तकदीर भाग में यही लिखा है कि मैं इस खतरे में मर जाऊं, तो आप भी नहीं बचा सकते, ना कोई और बचा सकता है। हाँ, अगर मुझे लिखा है कि इस काम से मुझे सफलता मिलेगी, तब तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मेरी जिंदगी अब गरीबी से निकल जाएगी। अब पवन बाबा से बोलते हैं कि आप मेरी तरफ से हाँ हैं, जो भी आपका सोर्स है उसको बता दीजिए कि मैं एक काम करने के लिए तैयार हूं। कुछ देर के बाद में अंडा बिक जाता है और बूढ़ा बाबा अब अपना टोकरी उठाता है, लालटेन को हाथ में टांगे 2-3 बार पवन की तरफ देखता है, उनके ट्रक को देखता है और फिर वो उसी रास्ते पर आगे बढ़ने रहता है। पवन अपना सपनों की दुनिया में खो गए थे कि चलो अच्छा हुआ इस बूढ़े बाबा से मुलाकात हो गई और अच्छा हुआ कि मेरी ट्रक इस जगह पर खराब हो गई। अगर नहीं खराब होती तो मैं इस बूढ़े बाबा को थोड़ी मिल पाता। समय का चक्र है, समय का चक्र इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया और उनका ट्रक भी खराब कर दिया कि इस बूढ़े इंसान से मुलाकात हो जाए। ऐसा ही लिखा था उनके जीवन में। अब बूढ़ा बाबा जाने के बाद में अब इंतजार कर रहे थे, अब समय पास कर रहे थे। नींद तो उड़ चुकी थी। अब अपना ट्रक में बैठे हुए कभी नीचे भी उतर जाते, कभी ट्रक में बैठ जाते। 2 घंटा बीत चुका था। 2 घंटा बीतने के बाद में एक कार, काली कार अब उनके पास में आकर रुकती है। उनको लगा कि ऐसे ही रुकी होगी बाथरूम वगैरह करने के लिए, अब विशेष ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन उसमें से एक नौजवान पहलवान सरीखा इंसान लड़का उतरता है और सीधा ट्रक के पास में आता है। पवन के पास में ट्रक में बैठे होते हैं और उनको आवाज़ देता है कि तुम्हारा नाम पवन है। पवन चौक जाते हैं, बोलते हैं डरते हुए कि हाँ भैया मेरा ही नाम है, बताइए कोई काम है क्या? तब लड़का कहता है कि आप नीचे उतरो। पवन एकदम
डर जाते हैं। अरे क्या हो रहा है, जान ना पहचान मुझे लड़का पहलवान जैसा दिख रहा है, हस्त पुस्त है, क्या मैं कोई गुनाह कर दिया हूँ। वो बूढ़ा बाबा के बात को भूल जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे से कोई गलती हो गई, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने ऐसी कोई गलती कहाँ किया है। और वो डर जाते हैं और डरे हुए हालत में नीचे उतरते हैं। और तब वो लड़का कहता है कि चलो कार में। पवन और डर जाते हैं और फिर उससे कहते, भैया मैंने कोई गलती तो नहीं किया है, तो आप मुझे कार में लेके क्यों जा रहे हो, आप जाओ ना, मैं आपको जानता नहीं पहचानता नहीं। तब वो लड़का कहते कि नहीं नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आपका नाम पवन है ना। पवन बोलते हाँ, तब चलो ना, आप ही से काम है। अब पवन डरे हुए हालत में कार में जाते हैं, पिछले सीट पर बैठते हैं। वहाँ पर एक घूंघट काढ़े हुए औरत बैठी हुई है, जिसमें से खुशबू उठ रहा है परफ्यूम का, बहुत अच्छा परफ्यूम लगाए हुए है। और ड्राइवर भी अपने स्टीयरिंग सीट संभाले हुए है। और वो जो नौजवान है ड्राइवर के बगल में जा बैठता है। गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी रुकी हुई है। और तब डरे हुए हालत में बैठे रहते हैं। पवन को समझ में नहीं आता कि लोग मुझसे चाहते क्या है। अब अकेले थे, सुनसान था। पवन लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहते थे। अब वो एक तरह से शरीफ लड़का थे, लड़ाई झगड़ा तो कभी चाहते भी नहीं थे। और वो जो पहलवान सरीखा लड़का था, उनको तो चुटकियों में दबा सकता था, वो तो देख लिए थे। तब डरे हुए पूछने लगे मुझे कार में क्यों लाया गया है। और तब वो औरत जो है ना, बिना घूंघट उठाए हुए पवन की तरफ देखती है। घूंघट ऐसे ही ढका हुआ चेहरा, कुछ चेहरा दिख रहा है और कुछ चेहरा अब घूंघट के ओट में है, देख नहीं पाते उसका चेहरा पूरी तरह से। पवन, औरत कहती है कि बूढ़े बाबा ने आपके बारे में बताया था, तो क्या आप ये जो काम है बूढ़े बाबा ने बताया है, वो काम करने के लिए तैयार हो। पवन को तब ध्यान में आता कि अरे हाँ हाँ, मैं बूढ़े बाबा से बोला था, तो क्या जो बूढ़े बाबा ने बताया था वो सच बात है। औरत अब धीरे से हंसने लगती है और कहती है क्या हम मजाक करने के लिए यहाँ पर आए हैं इतनी दूर से। तब कहती कि हाँ, लेकिन इसमें खतरा भी है, मालूम है ना आपको। पवन कहते हाँ, बाबा ने बताया था, लेकिन खतरे के बारे में ये नहीं बताया था कि कैसा खतरा है। तब औरत कहती है कि देखो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, लेकिन जो तुम्हें उपहार मिलेगा उस उपहार पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा, सीधी सी बात है। देखो, जो काम मैं कराना चाहती हूं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। धीरे धीरे वो पूरी बात बताने लगती है। पवन उनकी बात को सुनकर के थोड़ा आश्चर्य में पड़े रहते हैं और डर भी लगता है कि अगर वो काम पूरी तरह से नहीं कर पाए तो उनके साथ में अब उनका नुकसान भी हो सकता है। औरत बता रही थी। पवन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन पैसे के लालच था, लाखों रुपए का सवाल था और वो इस लालच को छोड़ नहीं पा रहे थे। कहने लगे जो होगा देखा जाएगा, अगर मेरे नसीब में यही लिखा था कि तो अब कोई टाल नहीं सकता है, हाँ कर देते हैं। तब वो जो घूंघट वाली होती है कहती है कि ठीक है, तो चलो हम मेरे साथ में। पवन कहते हैं मेरा ट्रक तो यहीं पर है। तब वो कहते कि अब तुम ट्रक का चिंता मत करो, ये सब हमारी निगरानी में रहेगा। वो पहलवान सरीखा इंसान को उतार देती है। कहती है कि अब इनका ट्रक का रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। वो देरी नहीं करता है, गाड़ी से उतर जाता है, कार से उतर जाता है और सीधा पवन के ट्रक में पहुंच जाता है। कार चल पड़ती है। पवन का दिल धुक-धुकी चल रही है कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो औरत है ना, बिल्कुल शांत बैठी हुई है, कोई बातचीत किसी से कोई नहीं कर रहा है। ड्राइवर अपना ड्राइवरी पर ध्यान दे रहा है और जो मैडम है घूंघट काढ़े हुए आराम से बैठी हुई है, जैसे दुनिया से किसी से वास्ता ही ना हो। अब पवन के जो धड़कन थी वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी। उनको लग रहा था कि ये लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। रात थी, अंधेरा फैला हुआ था, अंधेरी रात थी और कार तो चलती जा रही थी। लगभग 1 घंटा का सफ़र करने के बाद अब एक ऐसी सुनसान जगह पर पहुंचते हैं जहां पर आसपास में ऐसी कोई चीज़, घर, कोई बस्ती
कोई गांव, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है तो पानी भरा तालाब जैसा, झील जैसा दिखाई पड़ रहा है। वहां कार रुक जाती है। कार में से अब उतरने के लिए पवन को वो औरत बोलती है कि आप उतर जाओ कार से, हम अपनी मंजिल पर आ गए। पवन उतर जाते हैं। अब इसके बाद वो घूंघट वाली औरत उतर जाती है। अभी भी उसका घूंघट लगा हुआ है आधा। पवन उसका सूरत नहीं देख पाए। ड्राइवर अपनी कार पर स्टीयरिंग जो सीट था उस पर बैठा हुआ है। तब औरत कहती है कि डिक्की खोलो। डिक्की खोल जाता है, लेकिन ड्राइवर उतरता नहीं है। जैसे उसको सब कुछ मालूम है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या ये लोग करने वाले हैं। एक एक पल का जैसे खबर उसको पता हो। डिक्की खुल जाता है। तब वो अब जो औरत होती है पीछे पहुंच जाती है डिक्की के पास में। पवन को आवाज़ देती है कि पवन इधर आ जाइए। पवन चले जाते हैं। तब उसमें से एक बंडल होता है और वो कहती है आप ये निकालो और डिक्की बंद कर दो। ऐसा ही करते हैं पवन। डिक्की बंद करने के बाद में अब एक रोशनी के लिए टॉर्च लेकर के वो घूंघट वाली आगे आगे चलने लगती है। पीछे पीछे इशारा करती है पवन को कि तुम भी आ जाओ। पवन की हालत अब देखने लायक है। दिल धक धक कर रहा है, डर लग रहा है कि अब उनके साथ में न जान क्या हो। अब ऐसा ही हालत था। और लेकिन सब डर को दूर करते हुए पैसे के लालच आंखों के सामने नाच रहा था। और उनको लग रहा था कि ये मैं काम पूरा कर देता हूँ ना तो वास्तव में मैं लखपति तो जरूर बन जाऊंगा। यही लालच उनको अब आगे बढ़ा रही थी। आखिरकार दोनों लोग पानी के किनारे पर पहुंच गए थे। और फिर वो औरत कहती है पवन से कि ये बंडल को खोलो, इसमें से सारा सामान बाहर निकालो। अब सब कुछ खोल देते हैं। उसमें इत्र की बहुत सारी बोतलें, छोटी छोटी शीशियाँ, कुछ बड़ी शीशियाँ और कुछ और तर पदार्थ उसमें भरी हुई हैं। पवन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है। पवन को वो कहती है कि ये काम करो, सबसे पहले पानी में उतरो आप। पवन अब थोड़ा डर जाते हैं। क्या मतलब जी? तब कहती है पहले आपको स्नान करना पड़ेगा। जो काम हमें शुरुआत करना है उसके लिए शुद्ध रहना जरूरी है। पहले आप पानी में उतरो और स्नान करो और फिर मेरे पास में आओ। पवन ऐसा ही करते हैं। पानी में उतरते टाइम उनको डर लगता है। अंधेरी रात है, हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है और अजीबोगरीब जानवरों की आवाज़ आसपास में अब तेज सुनाई पड़ रही थी। डर तो रहे थे, लेकिन उनके साथ में वो औरत भी थी घूंघट वाली। तो थोड़ा अब उनको हौसला अब ठीक हुआ कि चलो मैं अकेले तो नहीं हूँ इस डरावनी जगह पर। लेकिन वहाँ पर ऐसी ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ रही थी कि वो समझ नहीं पा रहे थे ये इंसानी औरत की आवाज़ है या फिर किसी जानवर की आवाज़ है। कभी कभी लगता था जैसे कोई औरत रो रही है, जैसे कोई लग रहा था कि औरत अब हंस रही है। हाँ, कभी कभी जानवरों का तेज चीख सुनाई पड़ता था। तो डरने वाली तो रात थी, वो अंधेरी काली रात। जब स्नान कर लेते हैं ना तब उनको बुलाती है कि मेरे पास में आओ। एक स्थान पर बोलती है कि आप यहाँ बैठो। अब पवन बैठ जाते हैं आलती पालती मार करके। और वो जितना वो बंडल में शीशियाँ थी सब एक एक करके खोलती है और उनको देखती है और फिर एक एक बूंद उनके अब बदन पर लगा देती है। अजीब सी खुशबू उस जगह में फिजा में अब फैलने लगता है और वो सुगंधित इतनी होती है इत्र कि खुद भी पवन अब लग रहा था कि अब अलग दुनिया में हो। ना जाने कितनी शीशी की एक एक बूंद उनके शरीर पर लगा चुकी थी, कोई गिनती नहीं थी। इतनी उंगली भर भर की छोटी छोटी शीशियाँ थी। आज जब उस औरत का काम पूरा हो गया तब औरत उनको कान में कहने लगी कि देखना तुम डरना नहीं। अगर तुम डर गए ना तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। अगर तुम जीत गए ना तो समझ लो तुम भी मालामाल और मैं भी मालामाल। तुम्हारी जीत इसी में है कि तुम डरना मत। बहुत कुछ समझाती है और इसके बाद कहती है कि मैं पीछे हट रही हूँ, लेकिन हूँ इसी दायरे में। मैं तुम पर निगाह रखूँगी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी। अगर तुम्हारे साथ में कुछ बुरा होता है तो मैं बचा भी नहीं सकती।
लेकिन तुम ऐसी कोई नौबत आने ही मत देना। जो तुम्हें बताया है, जो तुम्हें समझाया है, वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम उनको खुश नहीं रख नहीं पाए ना, तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। अब तो उठ भी नहीं सकते हो ना जा सकते हो। बस संभल के रहो, और जो मैं बताया है उस पर अमल करना। इसके बाद वो घूंघट वाली औरत पीछे हट जाती है, अंधेरे में कहीं गायब हो जाती है। अब उस पानी के नज़दीक में पवन बैठे हुए हैं, उसी जगह पर जहां औरत उनको बिठा के गई है। डर शरीर में फैला हुआ है कि ना जाने अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। समय निकलता जा रहा है। आवाज़ जो जंगलों से अब इधर उधर खेतों से आ रही है और तेज हो जाती है। गिद्धड़ों की आवाज़, डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है। और इसके बाद औरतों का रोने का, हंसने की आवाज़ वो भी सुनाई पड़ती है। डरावनी जगह थी। अचानक जैसे उनको पीछे से कोई छुआ हो। जैसे ही एहसास होता है ना, तो पीछे मुड़ते हैं। और जब मुड़ते हैं ना, तो आंखों पर विश्वास नहीं होता कि मेरे सामने में ऐसी कोई लड़की भी खड़ी हो सकती है। रात के अंधेरे में भी वस्त्र चमक रहा है, सफ़ेद वस्त्र, और वो वस्त्र जैसे चांदी से बंधा हुआ हो, उसमें सोने के तारे लगे हुए, ऐसा उसमें अब दिखाई पड़ रहा है। चमकता हुआ वस्त्र, और वैसे ही चमकता हुआ उसका चेहरा, पूरा शरीर जैसे सोने चांदी से बना हो। औरत उनके सर पर हाथ रखती है, और फिर जो पवन है वो तो डर जाते हैं, लेकिन अगले पल मन से डर बाहर कर देते हैं। और जानते हैं कि अगर ये लड़की जान गई कि मैं डरा हुआ हूँ, तब शायद ये अपना काम कर सकती है, मुझे मार सकती है। मुझे वही काम करना है जो उस औरत ने, घूंघट वाले ने बताया है। अगर उसके विपरीत मैं काम करता हूँ तो शायद मैं बच नहीं पाऊंगा। अब औरत उठने को बोलती है। पवन झट से उठ कर खड़े हो जाते हैं, और तब लंबाई देखते हैं कि औरत जो थी, लड़की जो थी, जो आई थी, उनसे भी लंबी थी। अब उनका हाथ पकड़ती है, और एक तरफ पानी के किनारे किनारे चलने लगती है। अब बड़ा वो चहकती रहती है। अब बार बार पवन को खींच लेती है। पवन अब जैसे वो उस औरत ने समझाया था कि वैसे ही अब करना है, तो सहयोग कर रहे थे। आखिरकार पानी की दूसरी साइड में अब घूमते घूमते दूसरी साइड में पहुंच गए थे, जहां पर से आवाज़ आ रही थी, डरावनी आवाज़ें कुछ देर पहले उन्होंने सुना था। लेकिन अब सब आवाज़ें शांत हो गई थी। जो औरतों को रोने की आवाज़ आ रही थी, हंसने की आवाज़ें आ रही थी, गिद्धड़ों की, जानवरों की आवाज़ें आ रही थी, जैसे सब दुबक गए हों इस लड़की के आते ही। लड़की फिर एक पेड़ के पास में जा बैठती है, पवन को भी बिठाती है। अब पवन से अब प्यार करने लगती है। पवन उसका सहयोग करते हैं। वो जानते हैं कि मुझसे कोई गलती हो गई ना, तो जैसे वो घूंघट वाली ने बताया था, ये लड़की मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। हाँ, वही सहयोग करते हैं बिना डरे हुए। अब ऐसा ही कुछ टाइम पास होता है। जब सुबह का तारा दिखाई देने लगता है, ध्रुव तारा, और तब वो लड़की उठ के खड़ी हो जाती है। अब मुस्कुरा करके अब वहां से विदा लेती है। आप फिर एक गिफ्ट देती है, जैसे मखमली कपड़ों में अब कोई ऐसा गिफ्ट देती है जो पवन समझ नहीं पाते हैं। वो गिफ्ट को अपने हाथों में ले लेते हैं, और तब लड़की जाते जाते फिर मुड़ती है, पवन के पास में आती है और कहती है कि फिर अगले साल आओगे ना इसी जगह पर, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, फिर वो लड़की बिना कुछ बोले हुए अब अंधेरे में चली जाती है, और इसके बाद वो दिखाई देना बंद हो जाती है। पवन का दिल तेजी से धड़क रहा था कि चलो, जो होना था वो हो चुका है। जो चाहती थी अब मैं उसको अंजाम दे दिया हूँ। अब लेकिन डर लग रहा था। उस जगह पर, उस नदी के किनारे, अब बिल्कुल सुनसान एरिया, लड़के के जाते ही फिर जानवरों की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई भूत प्रेत अब वहाँ पर रो रहा हो, ऐसी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। बहुत डर लग रहा था, लेकिन जो काम करने आए थे वो काम अब निपट चुका था। गिफ्ट उनको मिला हुआ था, मखमली कपड़ों में लिपटे हुए छोटा सा गिफ्ट। ज़्यादा वजन भी ऐसा कुछ नहीं अब दिखाई दे रहा था, ना महसूस हो रहा था। अब यही सोच रहे थे कि अब क्या करूं मैं, क्या यहाँ से उठ करके
मैं अब उस औरत को ढूंढूं। लेकिन जब तक सोचते हैं वो औरत उनके पास पहुंच जाती है। अंधेरे से में निकल करके कब उनके पास में आ जाती है उनको एहसास भी नहीं होता है। उनके हाथ से वो गिफ्ट अब झटक लेती है और कहती है कि तुम्हारा काम खत्म, आओ मेरे साथ में। अब ये सब काम इतना आसानी से हो गया कि पवन खुद हैरान थे। चलो अब मेरी जान भी बच गई, जो कुछ करना था मैंने कर भी लिया। लेकिन वो लड़की ने जाते जाते पलट कर बोली थी कि फिर पिछले साल मैंने अगले साल फिर आना इस जगह पर। इसका मतलब क्या है? उस औरत से पूछते हैं कि गिफ्ट देने के बाद में वो लड़की आगे चली गई थी, अब फिर मुड़ के आई, अब फिर कहने लगी तुम अब आओगे ना आने वाले साल में। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। तब घूंघट वाली कहती है तुमने अच्छा किया कि जवाब नहीं दे पाए। अब चलो देर नहीं करते, हमारा काम यहाँ खत्म हो चुका है। अब फिर वो लोग अंधेरे को चीरते हुए अब रोड पर पहुँचते हैं। रोड के किनारे एक खाली जगह पर उनकी अब कार पार्किंग हुई पड़ी है। ड्राइवर जैसे इंतजारी कर रहा हूँ। दोनों लोग अब कार के पास पहुँच जाते हैं और जो भी वो बंडल था जिसमें इत्र बहुत सारे भरे हुए थे, और वो बंडल फिर डिक्की में अब रखा जाता है। अब फिर पिछली सीट पर दोनों लोग बैठ जाते हैं। कार चल पड़ती है। कार आकर के फिर 1 घंटे का सफ़र करने के बाद उसी जगह पर आकर रुकती है। तब तक सुबह हो चुका था, लेकिन इतना नहीं, धुंधलका सा अब होने लगा था कि कुछ ही देर के बाद में सूरज की रोशनी निकलने लगेगी। और वहाँ पर जो पहलवान था वाकई में जगा हुआ था और ट्रक के आसपास मंडरा रहा था, घूम रहा था। जैसे ही कार देखता है ना, कार के पास पहुँच जाता है। अब जैसे ट्रक से उसकी ड्यूटी खत्म हो गई हो। अब फिर औरत कहती है कि पवन तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब फिर एक पैकेट पकड़ा देती है, ये तुम्हारा इनाम है। पवन उस पैकेट को देखते हैं जो उसके हाथों में है, मखमली वाला पैकेट। वो जानना चाहते थे कि इसमें है क्या, आइए ये है तो कितनी कीमती है। अब मतलब समझ जाती है वो औरत घूंघट वाली। अभी भी पवन उसका चेहरा देख नहीं पाए थे। तब वो कहती है कि देखो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था ना कि जो भी गिफ्ट मिलेगा हमारा होगा, अब बदले में मैं तुम्हारे लाखों रुपए दूंगी। तो हमारा अब एग्रीमेंट अब एक तरह से ख़त्म हुआ। तुम अपना जाओ, अपना काम देखो, जो तुम्हें पैसे मिल चुका है अब उसका इस्तेमाल करो। अब फिर कार वहाँ से चल पड़ती है। पवन हक्के बक्के देखते रहते कार को जाते हुए। तब उनको लगता है कि हाथ में अब इतना रुपया आ चुका है कि मैं जो अपना सपना है मैं पूरा कर सकता हूँ। अब तो मैं अपने गांव जा सकता हूँ, छोटा मोटा अपना धंधा भी कर सकता हूँ, अपने घर को नया रिपेयर कर सकता हूँ, नया बनवा भी सकता हूँ, कुछ ज़मीन भी कर सकता हूँ। अब तो मेरे दुख के दिन गए। खुश हो जाते हैं, ट्रक में बैठते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। अब समय तो पास करना है। लेकिन खुशी इतनी थी, सारा दिन निकल जाता है। पैसा तो उनके पास में आ गया, पैसा संभाल कर रखते हैं। अब तो खाने पीने की कोई टेंशन नहीं। अब तो भूख जैसे मर चुकी है इतना पैसा आने के बाद में। लेकिन अब भूख तो लगती है, बाजार जाते हैं और अपने लिए खाना पीना बहुत सारा खरीद के लाते हैं। रात होती है क्योंकि 3 दिन तो यहीं पे इंतज़ार करना था। ट्रक को छोड़ करके तो जा नहीं सकती थी जब तक मैकेनिक ना आ जाए, और ट्रक जब तक ठिकाने पर अब पहुँचाया ना जाए तब तक वो ट्रक को छोड़ नहीं सकते थे। ड्राइवर का फर्ज निभाना चाहते थे, अब वही कर रहे थे। रात होती है। रात होने के बाद में अब उसी जगह पर ट्रक में अपना आराम करते हैं। जब 11 बजता है ना, तब वो रोशनी फिर रोड पर नजर आती है। बूढ़ा अपनी टोकरी में अंडा लेके बैठा हुआ है। अब खुशी के मारे अब जाते हैं वहाँ पर, बूढ़े बाबा को प्रणाम करते हैं। अब मुस्कुराते हुए अब उसके पास बैठ जाते हैं। तब बूढ़ा कहता है पहले बेटा अंडा खाओ, फिर बाद में बात करते हैं। अंडा भी खाते हैं। तब बूढ़ा कहता है कि अब तुम्हारा काम हो गया ना। अब पवन खुश थे, कहने लगे हाँ। कुछ पैसा अब बूढ़े बाबा को भी देते हैं। बूढ़े बाबा कहता है कि देख लिया ना, इसीलिए मैं इस जगह पर बैठता हूँ, और देखो मेरा अंडा भी बिका और तुमने भी मुझे बख्शिश दिया। पवन कहते हैं कि एक चीज़ बताओ बाबा, मुझे कुछ आपसे जानकारी लेनी है। बाबा कहते हैं कि हाँ पूछो। तब पवन कहते हैं कि बाबा ये जो काम होता है ये हर रोज होता है या महीने में होता है
या साल में होता है। बाबा चुपचाप अब पवन की तरफ देख रहे थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन जब पवन फिर टोकने लगे कि बाबा आपने प्रश्न का जवाब नहीं दिया, ये जो काम होता है जो मेरे साथ में हुआ है हर रोज होता है या महीने या फिर 6 महीना या फिर साल भर में? तब बाबा जवाब देते हैं कि देखो ये काम तो हर महीने में होता है, अब एक खास दिन होता है और उसी रात को होता है, लेकिन ये सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? तब पवन बताते हैं कि वो जाती जाती लड़की फिर बोली थी कि पिछले साल आने वाले साल में आप आओगे ना। मैं उसका मतलब नहीं समझ पाया था, इसलिए मैं आपसे जानकारी लेना चाहता था। क्या वो लड़की जो मुझसे मिली थी, क्या वो फिर 1 साल के बाद उस जगह पर आएगी? बूढ़ा कोई जवाब नहीं दे पाया। अब सोचने लगा कि नहीं बेटा, इसके बारे में मुझे विशेष पता नहीं है। खैर छोड़ो, तुम्हारा काम हो गया ना। अब देखो, अब मेरा इनाम तुम भी दे दिए और वहाँ से मुझे इनाम मिल जाएगा, तो मेरी तो अब एक तरह से लॉटरी लग गई ना। और ऐसा हर महीने होता रहता है यहाँ पर एक खास रात को। और मैं तुम्हें बताऊं, खास रात में यहाँ पर गाड़ियाँ खराब भी होती है। बूढ़ा जैसे अब वहाँ का भेद खोलने लगा। अब पवन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनका ट्रक यहाँ पर खराब क्यों हुआ। तब पवन पूछने लगे कि बाबा, इस जो मेरी ट्रक खराब हुआ है इसमें उस जादूगर लेडी का कोई हाथ है क्या? और तब बाबा कहने लगे नहीं बेटा, मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। और लेकिन पवन को समझ में आ रहा था कि नहीं, ट्रक तो पुराना था, अब ये तो कई बार इनके साथ में हो चुका है, तो यहाँ तो हर महीने खेल चलता है। तब बाबा अब कहने लगे बेटा, अब तुम जाओ, आराम करो, और देखो मेरा अंडा भी बिक चुका है और मैं भी अपना घर निकल रहा हूँ। पूछने लगे पवन कि बाबा थोड़ी देर रुको, अब चले जाना, आपका घर कहाँ है? तब बाबा घूरने लगे और कहने लगे कि बेटा, तुमने आम खा लिया ना, गुठली को मत गिनो। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, अब ये तुम्हारे जानने का कोई अधिकार नहीं है। जो मुझे लगा सही लगा मैं वो काम किया। मैं जानता था कि तुम गरीब हो, अब मैं तुम्हारी भला किया। हाँ, तुम इस काम को बखूबी कर सकते थे, जवान थे, बगैर शादीशुदा थे, तो ये काम तुम कर सकते थे। जो मेरे बस में था मैं वो कर दिया हूँ। और बाकी तुम इस सवाल में मत पड़ो, पचड़े में मत पड़ो। तुम्हारा पैसा मिल चुका है, हाँ तुम अपना घर जाओ और सब कुछ भूल जाओ। आखिरकार पवन को समझ में आ गया था कि अब इन चीज़ों से लेना देना क्या है। अपना काम तो हो गया ना, अब दुनिया इधर से उधर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अब फिर पवन वही करते हैं, इंतज़ार करने लगते हैं। 3 रात के बाद मैकेनिक आ जाता है। मैकेनिक सामान सब कुछ लेकर आता है, ट्रक उनका सही होता है, माल उतरता है। अब फिर ट्रक मालिक के पास पहुंचा करके फिर पवन अपने गांव की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन ये जो काम था ना पवन का, ये आसान काम नहीं था। ये जो काम वही कर सकता है जो दिल का मजबूत हो। नहीं तो वहाँ पर इतनी भयानक भयानक आवाज़ें थी, जो आवाज़ सुन करके आम इंसान हार्ट अटैक हो जाए। जैसे पवन बताते हैं, पवन कहते थे कि मैं उस लड़की को देख करके आश्चर्य में पड़ गया था कि ऐसे वस्त्र थे उसके जैसे सोने चांदी से बने हुए हो, और उसका शरीर भी ऐसे ही लग रहा था जैसे सोने चांदी से तैयार हुआ हो। पवन अपने गांव पहुंचते हैं, सब कुछ आराम से चल रहा है, पैसा उनके पास में आ चुका है और वो छोटा मोटा अपना काम भी करने लगे हैं, जिसकी आमदनी से उनका घर बार आराम से अब चलने लगा था। एक रात एक रिश्तेदार छोड़ने के लिए अब वो बस स्टैंड जाते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, रात का करीब 10 से 11 का बीच का अब ये टाइम था। और रिश्तेदार को बस में बिठा करके जब अपने गांव की तरफ लौट रहे थे, कुछ उनके कानों में ऐसी ही आवाज़ सुनाई देने लगी जैसे उस रात को उस पानी के किनारे सुनाई दे रहा था। ऐसी ही आवाज़ें जो भयानक भयानक थी, जैसे लग रहा था कि आसपास में कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। गिद्धड़ की आवाज़, रोने की आवाज़ें ऐसे अब उनको कानों में सुनाई पड़ रही थी। और उनको अब ऐसा डर महसूस होने लगा
जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ अब चलने लगे। ये क्या हो रहा है, कहीं भूत प्रेत के इलाकों में तो नहीं आ गए। लेकिन उनका गांव का इलाका था, वहाँ तो पले बढ़े थे, ऐसा कभी उन्होंने सुना भी नहीं था कि इस जगह पर भूत प्रेत का वास हो। तो क्या ये सब क्या हो रहा है? अचानक कुछ ही दूर चल पाते हैं और तभी जैसे पीछे से उनको कोई सर पर हाथ रखता है। जब हाथ रखता है ना तो चौंक करके पीछे अब देखते हैं। देखने के बाद में एक ऐसी लड़की नजर आती है, अनजान लड़की, जिसको कभी पहले देखे नहीं है। हाँ, उसका लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों में अब एक चमक सी थी, चेहरा मुस्कुरा रहा था। उस अनजान लड़की को देख करके डर जाते हैं, भागना चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। औरत, वो लड़की अब उनके नज़दीक पहुंच जाती है और कहती है, अरे डरने को सकता नहीं है, डरने को सकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करने वाली। मैं तो ये देखना चाहती थी कि तुम्हारे शरीर से खुशबू कैसी आ रही है, कौन सा परफ्यूम लगाते हो। अब ये सब देख करके कोई भी इंसान हो ना तो डर ही जाए। आधी रात के टाइम, 11 से आसपास टाइम, अंधेरी रात, और ऊपर से गिद्धड़ों की रोने की आवाज़, जानवरों की भयानक भयानक आवाज़ें, और कोई औरत हंस रही है, कोई ऐसा हो रहा है तो इंसान डर ही जाता है। अब उस लड़की को अंधेरे में इतना नज़दीक पा करके, और वो भी अनजान चेहरा, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये कौन हो सकती है। डर गए, आपको इससे क्या लेना देना, मैं कोई खुशबू नहीं लगाता हूँ, आप जाइए अपना काम कीजिए। लेकिन वो लड़की उनका आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है और कहती है कि तुम्हारा शरीर में से खुशबू एक फूट रहा है और उस खुशबू से मैं बहुत आकर्षित हूँ। या तो मुझे तुम खुशबू दो या फिर मैं तुम्हारे साथ में रहूँगी। आप जो पवन कुमार हैं ना, बहुत डर जाते हैं, एकदम बेचैन हो जाते हैं। डर उनके शरीर में अब घर कर जाता है, भागने के सोचते हैं लेकिन भाग नहीं पाते। आखिरकार अब ऐसी एक हालत में पहुंच जाते हैं कि वो भागना तो चाहते हैं लेकिन भाग नहीं पाते हैं। आज जैसे उस औरत ने, उस लड़की ने उनको अपने पूरे बस में कर लिया। अब वही होता है जो उस रात पानी के किनारे होता है उस लड़की के साथ में, और वो लड़की अपनी मनमानी करके तब उनको जाने देती है और कहती है कि फिर अगली रात तुम यहीं पर आना। अब जैसे तैसे अब जान बचती है, और वो तो समझ गए थे ये लड़की ऐसी वैसी नहीं है, ये भी कोई ऐसी ही लड़की है जो वहाँ पर अब दिखाई पड़ी थी, जो उनके साथ रात व्यतीत किए थे। तो ये मामला क्या है, ऐसी उनके शरीर से कौन सी खुशबू फूट रही है। जान बचती है तो घर के भागते हैं। घर भागने के बाद में अपने परिवार को नहीं बताते हैं, डरे रहते हैं। जब सुबह होता है ना, तब वो एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक सब कुछ बताते हैं शुरू से अंत तक। तांत्रिक में पूछता है कि कोई बात छिपाना मत, और वो शुरू से अंत तक सारी बात बताते हैं। और तब तांत्रिक मुस्कुराता है और कहता है कि इसका असर कुछ महीनों तक तुम्हारे पास में रहेगा। अब तो तुम लखपति बन गए हो, अब तुम्हें किस बात का डरना। ये जो तुम खुशबू का प्रयोग उस औरत ने तुम्हारे साथ में किया है, बहुत सारा इत्र लगाया है, इसका प्रभाव कुछ महीनों तक रहेगा और धीरे 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 ये अपने आप खत्म होता जाएगा। हाँ, तुम रात के टाइम अंधेरे में निकलने की कोशिश मत करो, नहीं तो आज एक लड़की नजर आई। जानते हो लड़की कौन है? वो प्रेतनी है। जब वो बताते हैं ना तांत्रिक बाबा, तब पवन जी की हालत और ख़राब हो जाती है और उनको समझाते हैं कि देखो रात के टाइम अकेले तो कभी भी बाहर मत निकलना। अब मैं तो कहूँगा कि रात अपने घर में अब काटो। अब फिर कुछ उपाय बताते हैं कि उपाय कर लो और सब कुछ सही हो जाएगा। कुछ तंत्र मंत्र का जानकारी देते हैं और वो बताते हैं कैसे विधि विधान करो, अपने घर में पूजा पाठ करो और सब कुछ सही हो जाएगा। अब इसके बाद पवन जी वही काम करने लगते हैं। रात को कभी अकेले में जाते नहीं हैं, डरे रहते हैं, लेकिन अपने परिवार में ये सब बातें किसी को नहीं बताएं कि उनका परिवार डर जाएगा। लेकिन उनको महसूस नहीं होता था कि उनके शरीर से ऐसे कोई खुशबू आ रहा है, लेकिन जो आत्माएं थी ना जाने कैसे आकर्षित हो जाती थी। और वो जानते थे कि अगर मैं रात में गया ना तो शायद पहली नहीं, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, ना जाने कौन कौन आत्माएं मेरे पास में आ जाए।
अब फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये समस्या का समाधान हो गया था, लेकिन 6 महीने के बाद में, 6 महीने के बाद में जब शहर से आ रहे थे, तब उनको डर लग रहा था। रात हो चुकी थी, लेकिन अब समझ लिए कि अब तो घर जाना ही जाना है, और देखते भी हैं कि अब इसका असर ख़त्म हुआ है कि नहीं है। खुशबू का बस से उतरते हैं, अब फिर अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। हाँ, रास्ते में कोई उनको रोका नहीं, कोई टोका नहीं, ना ऐसा कुछ बात हुई। तब उनको महसूस हुआ कि सही तांत्रिक बाबा ने जो बोला था वो बात बिल्कुल सही थी। उस खुशबू का असर 5-6 महीने तक रहा, और इसके बाद खुद अपने आप ही उस खुशबू का असर खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पवन जी की। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानियाँ हैं जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, जाते जाते अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई वीडियो को मिस ना कर पाए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और साथ में शेयर भी अपने दोस्तों को ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई कहानी, एक नई घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।